पहली बात कि पुलिस आपके घर में अगर आती है, तहसीलदार कभी नहीं आएगा आपके घर में। अगर आपने आवेदन लगाया हुआ है तो तहसीलदार बिल्कुल नहीं आएगा। आवेदन में क्या है, हम तहसीलदार को पहले एक एप्लीकेशन देंगे कि यदि आपके पास बैंक वाले जमीन की कुर्की के लिए आना चाहते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के से पहले एक बार मेरा पक्ष सुना जाए। ऐसा आप पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दीजिए तहसीलदार को भी और डीसी को भी, जो कलेक्टर है उसको भी। तो उसके बाद कलेक्टर के पास जब बैंक की एप्लीकेशन जाएगी तो हमारे को सुनना उनकी मजबूरी हो जाएगी। वो तारीख देते हैं हमेशा। वो क्या करेंगे, आपको तारीख देंगे कि इस तारीख से पहले आ गया तो हम तुमको बुला लेंगे। जैसे ही वो तारीख आएगी तब तक बैंक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो वो अगली तारीख देंगे। ऐसा करके एक एप्लीकेशन वहां पे लगा आएंगे। दूसरा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी पुलिस वाले आपके घर आते हैं तो आप उनसे एक बार एक सवाल पूछ लीजिए खाली कि आप हमारी तरफ है कि इनकी तरफ है, पुलिस वालों से। उसका कारण क्या है, पुलिस कभी भी किसी बैंकर के साथ नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। पुलिस का केवल इतना काम है कि यदि जो प्रक्रिया वहां होने वाली है उसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर टूटता है, अगर भंग होता है, तो उस केस में किसके ऊपर क्या मुकदमा करना है। समझ गए बात आप? नंबर 2, कोई जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुस सकता। आपके घर में आपसे जब भी आपके ऊपर कोई केस की बारी आएगी, आपका घर कुर्की का जब्ती करने की बारी आएगी, तो आप में से किसी ने देखा है वो चिट्ठी? देखा है क्या आप में से? हाथ खड़ा करके बताएं, जुप्ती वाली चिट्ठी। 2 3। मेरी बात को बताना कि जब वो जब्ती वाली चिट्ठी आती है तो उसके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं वो ये लिखे होते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना घर सरेंडर कर दो, चाबी हमको सौंप दो, पोजेशन हमको सौंप दो। जबरदस्ती का कोई ऑप्शन वहां पर होता नहीं है। तो आप वहां अगर अड़ जाते हो, अपने पड़ोस को तैयार करके रखते हो, अपने लोगों को मना कर, जैसे कभी एक साथी बाहर बैठे थे तो खड़े थे तो पूछ रहे थे कि भाई लोन वाला अगर कोई एक आदमी है उसको तो तैयार कर सकते हैं, फिर 20 लोगों को कैसे तैयार करेंगे हम लोग? 20 लोग भी अगर अपने पास नहीं है जो हमारे लिए खड़े हो जाएं, फिर हमको सबसे पहले खुद को 2 चांटे मारने चाहिए कि पूरी जिंदगी में हमने यार 20 लोग भी नहीं कमाए हैं जो हमारे ऊपर भरोसा करते हो या हम हमारे साथ खड़े होने को तैयार होते हो। और फिर दोबारा से स्टार्ट करो अपने जीवन को जीना, दोबारा से अपने लोगों की मदद करना शुरू करो कि यार 20 लोग कुछ भी नहीं होता है। ये नंबर तो हम हजारों लोगों को जानते हैं अपने जीवन में। तो आपको 2 बेसिस पर अपने लोगों को खड़ा करना है। या तो कोई इमोशनल लेवल पर आपका साथ देने को तैयार है, कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, इस लेवल पर। नहीं तो आप समझाकर अपने साथ खड़ा कीजिए। अब अगर कोई पड़ोसी है, पड़ोसी को आपका साथ देना चाहिए ये बताने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं, लेकिन आप क्या करोगे? पड़ोसी के साथ बैठकर सिस्टमैटिक तरीके से अपनी इन पूरी बातों को उनको समझाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं समझ में आता है, मान लो वो मोतीलाल को पसंद करता है या किसी दूसरी पार्टी को पसंद करता है, जो आप तो बताओगे, तो जब आप बताओगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देता है जिसकी सत्ता है इस टाइम पे, तो आप उसको सरकार के खिलाफ मत बोलिए, उसकी सरकार के खिलाफ मत बोलिए। सरकार बोल दीजिए। सरकार कौन? मतलब जो भी सरकार, सारी सरकार इसमें शामिल है ना। तो इसमें तो इंडिया की भी शामिल है, इसमें तो जापान की भी शामिल है, इसमें तो भूटान की भी शामिल है, इसमें तो अमेरिका की भी है और श्रीलंका की भी है, पाकिस्तान की भी है। दूसरा, उनके साथ थोड़ा सा आपको भाईचारा तो बढ़ाना पड़ेगा पड़ोसियों के साथ। मतलब मेल जो पहले टूट चुका है उसको दोबारा से कायम करना पड़ेगा। उसके लिए सामान का आदान प्रदान करना है, बच्चों का साथ खेलना है। कोई आप मतलब वॉलीबॉल का नेट लगाकर खेलना शुरू कर सकते हो पड़ोस में, कोई खाली प्लॉट में, या कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी आप अपना कर सकते हो। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ लगातार जुड़े रहें, उनके लिए काम आओगे। पहले आपको काम आना पड़ेगा, फिर सामने वाला आपके काम आएगा।
और जहां तक बात पुलिस की है, मैं आपको फिर दोबारा से दोहरा देता हूं शुरुआत से ही, कि कोई भी पुलिस का आदमी बैंक की तरफ से नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि यदि पुलिस का काम पैसा दिलवाना हो गया, फिर तो हमने जिससे पैसे लेने हैं उनसे भी कह देंगे दिलवा दो भाई, या जो हम अपने दस्तावेज में लगाते हैं कि बैंक से हमने लेना बनता है तो हमारे भी दिलवा दो, हमने आवेदन लगाया हुआ है, चेक करके देखो, इसकी जांच पड़ताल करके। तो पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए आती है। हम जो आम जनता है, हम डर जाते हैं कि पुलिस जो है वो बैंक के साथ आई है, और पुलिस आई है, पुलिस नहीं आई होती वहां पर, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, हमें गाली गलौज नहीं करना है, हमको उनको मारना नहीं है, जब तक हम उनके प्रेमिसेस में हो या बाहर हो, घर के अंदर आए हुए आदमी का जो मर्जी कर दो, क्योंकि घर आपका है। आपके घर में आपकी इजाजत के बिना कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। वो बाहर से बात कर सकते हैं, बाहर खड़े होकर जो मर्जी बात करें, अंदर नहीं आ सकते। और अगर अंदर आ गए हैं तो अंदर वो मतलब अपना कमरा करके बंद, गर्ग साहब की तरह कहते हैं कि भाई हमने तो अपना बेसमेंट बना रखा है बैंक वालों के लिए स्पेशल, उधर ले जाओ और अपना उठा लो, अपना मोगरा उठा करके चालू कर दो काम। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके घर में है। फिर आप बोलो कि हमको लूटने आया था, कि मारने आया था, कि हमला करने आया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्मरक्षा में आप जो मर्जी सवाल उठा सकते, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी कदम उठा सकते हो। तो पुलिस के लिए एक दूसरा पॉइंट और है। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही थी, कि एक स्कीम लेकर के आ रही थी कि अगर आपको पुलिस किराए पर चाहिए तो आप पे करके किराए पर ले सकते हो। हवलदार का ये रेट है, सिपाही का ये रेट है, पता है ना, पढ़ी होगी आपने खबर है वो। इंस्पेक्टर का ये रेट है, डीएसपी का है, पूरा थाना चाहिए तो ये है, एक पीसीआर चाहिए तो ये है। तो किराए पर वो तो मतलब पैसा दे के अगर कोई लेके आया है तो अपन भी ले आएंगे किराए पर, उसमें क्या है। फिर तो सारा मोहल्ला पुलिस खड़ी कर लेगा वहां किराए पर खड़ा करके। पुलिस से नहीं डरने का, पुलिस कुछ नहीं करती है। और तहसीलदार जो है, तहसीलदार की औकात नहीं है उसके साथ आने की, तहसीलदार कभी नहीं आएगा। हाँ, सरफेसी एक्ट में डीसी जो है एडीसी ऑर्डर पास कर देता है उसका, अगर कुर्की का, वो उससे पहले 13/2 13/3 के ऑर्डर जब वो नोटिस देता है तो उससे पहले हमारे पास कोई आवेदन का जवाब हमारे पास होना चाहिए। और फिर प्रक्रिया लंबी है। देखो सीधी सी बात है, सरकार और बैंक ये दोनों के दोनों हैंड इन हैंड करके काम कर रहे हैं। तो आपके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है, एक बात को ध्यान रखिएगा। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, न्याय से कोई मतलब नहीं है। इनको तो आपकी जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ चाहिए। ये किसी भी हाल में आपको मतलब बिल्कुल खाली करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनका कितना साथ लेते हो और इनका कितना साथ देते हो, और इससे कितना डरते हो और कितना खड़े होते हो। तो ये निश्चय कर चुके हैं कि आपको कंगला करना है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने निश्चय कर लो कि हमें अपना संगठन बनाना है, हमें अपने लोग जोड़ने हैं। इसका इलाज केवल संगठन है। चाहे फिर मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, सारी पुलिस, सारी फौज खड़ी थी ना किसानों के आगे। जब संगठन है तो कर लो, क्या करना है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कानून ये बनना चाहिए तो बनना चाहिए, देश की जनता ये मांग रही है, बात खत्म। कर लो आप इस लेवल पे तैयारी अपनी, नहीं तो गुंडागर्दी सहन करते रहो, नहीं तो मरते रहो। ये नियति है, ये लोग तय करके बैठे हैं। आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो अपने जीवन को, या इनके हिसाब से, ये तो आपने तय करना है। नेक्स्ट। पीएम ऑर्डर कितनी बार निकलती है, एक या अनेक बार? एक ऑर्डर तो एक ही बार निकलता है, अनेक बार तो निकल ही नहीं सकता है। एक बार निकल गया, मान लीजिए कोई आदेश, मान लीजिए आपका कोई आदेश हो गया कि हमें 18 तारीख को इसका मकान का कुर्की करना है, वो एक ही बार आएगा। या तो उसमें ऐसा लिखा होगा 18 तारीख को हम आएंगे, या उसमें लिखा होता है 18 तारीख तक हम आएंगे। तो 18 तारीख तक लिखा है तो 18 तारीख तक का मतलब ये है कि 18 तारीख तक वो जितनी बार मर्जी आना चाहते हैं। और 18 को बोला है तो वो एक ही आएगा, फिर नई सिरे से प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी अगर आपने एक दिन चुका दिया तो। और दिन छिपने के बाद, सनसेट के बाद कोई आपके घर के आसपास नहीं रह सकता है। तो आपके पास वो आएंगे 11-12 बजे, आपने 5-6 घंटे टाइम पास करना है उनका बढ़िया से।
खड़े रहो, लड़े रहो, नारे लगाते रहो, बोलते रहो, हमारी लाशों के ऊपर से ही जा सकते हो, ये वो कुछ याद कर लो डायलॉग, बाकी मैं आपको बताऊंगा कानून है। चालू कर दो, वो इतने में डर जाते हैं बेचारे, आंख में आंख डाल के बात करोगे। नहीं, अभी ये वैसलीन बोल देना इसकी जगह पर। जिसने वैसलीन लिया है उन्होंने अब क्या उपाय करना चाहिए कि ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके बारे में मार्गदर्शन। इसके बारे में तो विनायक भाई हैं, अगर आपके पास हैं, इन्होंने भी काफी डिटॉक्स के ऊपर काम किया है। बाकी जो आप जिसने भी वैसलीन तो समझ गए ना, अमृत प्याला जो लिया हुआ है, पनीर टीका लिया हुआ है, अगर तो उसमें अगर उससे काम नहीं चलता है और आपको लगता है कि अभी हमको और कुछ चाहिए, तो जो डेटा प्रूफ, डेटा के साथ जिन्होंने काम किया है, डॉक्टर सूजन ने किया हुआ है, उनकी किट जिसके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर हो उनसे ले सकते हैं, नहीं तो मैं नंबर बोल देता हूं, आप नोट कर सकते हैं 8557857235। ये शुभम का नंबर है, आप उसको मैसेज करके एक बंदा 2 किट मंगवा ले, मतलब घर में 2 लोगों ने ले रखा है तो 4 किट मंगवा लेना। 85578 और 57235 शुभम मान। आप इनको कॉल करना, ये कैसे लेना है, किस तरह से डिटॉक्स करना है, वो सब बता देंगे। आप टेस्ट करवाना के चाहते हैं तो टेस्ट करवा, क्योंकि हमने अभी तक 1000 लोगों के करीब हम लोगों को दे चुके हैं, और रैंडमली हम लोग कैलकुलेट करके पूछते हैं। हाँ, पंचगव्य जो है वो एक बड़ा वो मतलब साधन है, क्योंकि एक्चुअली क्या करना होता है, आपको अल्कलाइन जो मतलब पार्ट है बॉडी के अंदर वो बढ़ाना होता है, और चाहे ऑक्सीजन की कमी है उस केस में भी, आपको कैंसर है उस केस में भी, और अगर टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आ गए हैं उस केस में भी, तो पंचगव्य अपने आप में पूरी तरह से डिटॉक्स करने में सक्षम है। तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। नवनाथ भाई है ही आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भविष्य में पैंडेमिक आता है और तब कोई टीका बंधनकारक होता है तो उसे कैसे बचा जाए? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। हमारे हरियाणा के अंदर जब 12 से 14 साल के बच्चों को लगने लगा था, उस टाइम पर आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे कई जिले ऐसे थे जहां टीकाकरण का जो नंबर था पूरे जिले में वो 0 था। 0 मतलब अवेयरनेस और लोगों के अंदर हिम्मत जगाना कि तुम्हारा शरीर है, उसके साथ कोई जबरदस्ती करे तो कोई कानून कुछ नहीं देखना, सीधा काम कर दो। हमने तो गांव वालों को सीधा बोल दिया था, और आपको बोल रहा हूं, अगर आप गांव को जगाने में तैयार हो गए तो हर गांव में 5 से 10 लठ होने चाहिए मोटे मोटे, जिनके ऊपर जेएसएम की ब्रांडिंग हो, कि जिसके लगे टांगों पे जेएसएम छपना चाहिए, ठीक है ना। या सीधा कमर में और सीधा अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि गांव में 5 मलंग ऐसे हों जिनको बोल दें गांव के बुजुर्ग कि भाई तुम्हारी छुट्टी है, तुमको अगर जेल हो गई तो तुम्हारे घर वालों को हम देखेंगे, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण हम करेंगे। तुमने एक ही काम करना है कि जो सरकारी आदमी घुस जाए गांव के अंदर, क्योंकि अगर 19 नवंबर में देश से लोग आते हैं और हम लोगों को इतना सहारा मिलता है, यकीन मानिए हम जितनी भी बातें सरकार के सामने रखेंगे, हम उनकी डेडलाइन देंगे कि इतने तारीख तक हमारी बातें पूरी हो जानी चाहिए। अगर उस दिन तक पूरी नहीं हुई तो कोई भी सरकारी कर्मचारी गांव में घुसा तो वो जेएसएम वाला लठी लगेगा, बस फिर कोई आदमी नहीं घुसेगा, फिर सरकार नाम की चीज गांव से खत्म कर देंगे हम लोग। मतलब सीधी सी बात है कि डेडलाइन पूरी करनी है, तो अब सीधी सी बात है, आप मालिक हो, नहीं कोई कर रहा है तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमें क्या है, सरकार भी तो जबरदस्ती कर रही थी ना, घरों में बिठाने के लिए लॉकडाउन लगाया था, जब लठ नहीं मारते थे पुलिस वाले, बाहर निकले हुए लोगों को मारते नहीं थे क्या? हैं? ये जबरदस्ती कर रहे हैं तो हम मालिक तो हम है, नौकर हमारे ऊपर जबरदस्ती कर गया, उसकी क्या होगा? अगला नंबर अपना है, वो हिसाब हम करेंगे उनका ना। आओ तुमको देखते हैं कौन क्या करता है।
और गांव को जगा लो, आपको टेंशन ही नहीं है किसी पे। कोई जबरदस्ती नाम की चीज तो तब है ना जब अकेले अकेले खड़े हैं यार। इतने सारे लोगों के साथ जबरदस्ती करके दिखाए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इसके लिए। तो छोड़ दीजिए वहम तो कि दोबारा कोई आएगा, दोबारा कोई करेगा, वो टाइम गया अब तो यही हो सकता है कि हम सबको तो अगर वहाँ उसमें डिटेंशन सेंटर में डाल के, या हम सबको अगर कोई जहर खिला करके तो कर दे, नहीं तो अब तो इतनी क्रांति हो चुकी है, इतने लोग खड़े हो चुके हैं, हिम्मत बहुत आ चुकी है। अब 5-4 लोगों को टपका देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो विचार बहुत बड़ा हो चुका है। ये राजू भाई के मतवाले खड़े हो चुके हैं, जो मतलब जोश ढीला हो रखा था, नहीं होगा, पता नहीं होगा कि मेरे ख्याल से तो जोश पूरा है ना। जो थोड़े बहुत टेस्टिंग कर रहे थे वो हम लोगों की टेस्टिंग कर रहे थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अब 19 नवंबर के लिए खुद ही तैयारियां कर रहे हैं वो। और जिन तक मैसेज नहीं गया आप पहुंचा दीजिए कि आओ वहां 19 को और देखो, फिर वही राजीव के सपनों का भारत बनाने की दिशा में तो काम कर रहे हैं जैसे, और क्या कर रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये प्रबंध 1920 में इंग्लैंड में प्रस्तुत किया था और काफी मशहूर हो गए, तो इसके बारे में आप। ये ना सिर्फ इंग्लैंड में किया था प्रस्तुत, इसके ऊपर उन्होंने भारत की संसद में भी खूब बहस करी थी। और डॉक्टर केन की और इनकी जो बातचीत है वो बड़ी मशहूर हुई थी, जब इन्होंने ये कहा था कि अगर पैसे को छापने का नियंत्रण अगर आप खत्म कर देंगे, और अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जिसने मनमाने ढंग से मनमाने रुपए छाप दिए, तो गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। तो इसके ऊपर तो उनकी मास्टरी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो डॉक्टर जो वो लगाते हैं ना, वैसे तो वो वकील के तौर पर देखे जाते हैं कि संविधान के निर्माता के तौर पर, लेकिन उनकी जो डॉक्टरेट थी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही थी। और उन्होंने रुपए को बहुत अच्छे से समझा भी था, और उन्होंने इसके ऊपर खुलकर बोला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिसने रुपए के मनमाने तरीके से छापने के ऊपर बोला था, अकेले व्यक्ति थे, और कोई बोला भी नहीं था उसके अलावा। ना गांधी बोला, ना नेहरू बोला, ना पटेल बोला, ना खटेल बोला, ना जटेल बोला, कोई ना बोला, एक डॉक्टर अंबेडकर ही बोले थे खाली। तो और उनको मालूम था ये कि इस देश के अंदर गरीबी का बहुत बड़ा कारण जो अभी जो आया है, जो पिछले कुछ सालों में आया है, जो हम लोगों को जो हमको दिखाया गया है, बेसिकली ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे सामने गलत तरीके से प्रस्तुत की गई, और जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाकी लोग या एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ये लोग दलित शब्द यूज कर लेते हैं, या गरीब लोग से यूज कर लेते हैं, और अछूत शब्द यूज कर लेते हैं। ये सब चीजें हमारे दिमागों में डाली गई हैं। एक्चुअली ये अपने समाज का कोई हिस्सा थे नहीं। जैसे सती प्रथा है, अब आप में से आप कोई हो, आपका जानकार कोई रिश्तेदार हो, मान लो दंत कथाएं हम सुनते हैं अपने परिवारों की, हमारे परिवारों में ऐसा होता था, तो आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी सुना हो कि आपके परिवार में कोई सती हुई हो। मतलब किसी ने नहीं सुना, पूरे भारत में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसके परिवार से कोई सता। तो सती प्रथा थी कहां से? थी नहीं सती प्रथा। ये जानबूझ के हमको बचपन से सवाल, सती प्रथा का अंत किसने किया, सती प्रथा का अंत किसने किया, वो ड्रामा चालू किया। इसी तरीके से महिलाओं की बात है, हमारी महिलाएं कितनी साक्षर होती थी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई हमारा पैसा रुपए का जो हिसाब किताब है सारी महिलाएं रखती थी, आदमी अपने पास पैसा रखता नहीं था। दूसरा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आयुर्वेद की कितनी बड़ी जानकार रही होंगी कि हमारे घर में कोई भी बंदा बीमार हो गया, उसको दवाई बूटी क्या देना है, खाना क्या बनना चाहिए, किस तरह का सारा ज्ञान उनको होता था घर में रहते हुए। तो आप ये सवाल तो छोड़ ही दीजिए कि, और जब सारा, क्योंकि एक आदमी को तो संभालना होता है। अगर जो नेचुरल तरीके से आप मेरी बात करते हैं, जैसे मैं आज पेरेंटिंग पे बात करता हूं, तो पेरेंटिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मैं ये बोलता हूं हमेशा माँ बाप को कि एक बच्चे को पालने के लिए हमको पूरा गांव चाहिए होता है, पूरा गांव, और एक बंदा 24 आवर चाहिए होता है। तो 24 घंटे उस बच्चे के साथ कौन रह सकता है? जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, और वो है माँ। तो घर परिवार आपका केवल तभी सुरक्षित है, बच्चे आपके तब तक स्वस्थ मानसिकता के रहेंगे जब तक माँ बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगी। और ये बात को माँ ने समझा था और खुद जिम्मेदारी ली थी। ये नहीं था कि उसको चूल्हे चौके तक सीमित रख दिया था, ऐसा ड्रामा करा गया कि मैं सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही हूं क्या। अरे भाई, तुम्हारे पास एक नेचुरल कला है, औरत के पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। पहली नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि वो अब मतलब 24 घंटे भाव में रह सकती है। वो उसने अपने बच्चे को जब दूध पिलाना है, अपने बच्चे को जब खाना खिलाना है,
है। जैसे एक अछूत शब्द का बड़ा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया समाज को तोड़ने के लिए। असल में क्या था, आपने अगर नोटिस किया हो, अगर गांव में मान लो एक भी चमार का घर नहीं है तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो दूसरे गांव से चमारों के एक परिवार को ला करके अपने गांव में बसाया करते थे कि नहीं भाई हमको चाहिए। और फिर कुमार नहीं है तो कुमार को लाया जाता था, जुलाहा नहीं है तो जुलाहे को, मतलब बसाया जाता था। बेसिकली पूरा का पूरा समाज ही तब बनता था जब 36 की 36 बिरादरी एक साथ में रहती हो उस गांव के अंदर। 36 बिरादरी मतलब 36 की 36, 35 भी है तो वो समाज समाज होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं राजपूत समाज, जाट समाज, ये समाज होता नहीं, ये तो अलग एक ग्रुप है। समाज का तो मतलब ही है कि जिसमें 36 की 36 बिरादरी हो। अब उन लोगों ने क्या किया था, वो थोड़े से लोग ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे को बड़े इज्जत के भाव से देखते थे। मेरे ख्याल से ये अभी तो बेशक आया हो गरीब अमीर का दिखने का, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैंने अपने गांव में मैंने अपने पिताजी की हालत, मतलब अपने पिताजी को खेत में काम करते देखूं या गांव या खेत में कोई दूसरा मजदूर आया हुआ है गरीब आदमी, मैंने दोनों में फर्क देखा ही नहीं कभी। मेरे पिताजी के भी ऐसे ही कपड़े होते थे जैसे उनके कपड़े होते थे। खेत में काम करने वाले आदमी दोनों के दोनों एक जैसे कपड़े लेंगे जब खेत में पसीने में लथपथ होंगे। तो उसके बाद वो मतलब वही गाय भैंस उनके घर में, वही गाय भैंस हमारे घर में, वही वो खाते थे भाई वो खाते थे, वैसा ही मकान लगभग उनका होता था वैसा ही हमारा होता था। ये तो हमको ग्लोरीफाई करा गया कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पक्के मकान में रहेगा, वो गेहूं की रोटी खाएगा, मतलब वो अमीरी का समाज चखाने के लिए हमें समाज को दूसरे से तोड़ा गया। वरना हम तो सिस्टमेटिक तरीके से सब एक ही चीज खाते होते थे। और जैसे कोई वाल्मीकि है मान लो परिवार से, और उसने खुद चुना हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर जबरदस्ती थी कि तुमको यही सफाई वाला या इस तरह का ही काम करना है। कई लोग इतने बेहतर होते हैं वो खुद से झाड़ू उठा लेते हैं, खुद आज भी उठा लेते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि वो कोई काम गंदा हो गया या अच्छा हो गया, उसको अच्छा लग रहा है अपने समाज को साफ सुथरा रखने में तो वो मेहनत कर रहा है उस दिशा में। तो वो जो लोग हैं जो चमड़े का काम करते थे जैसे चमार है, या जो सफाई का काम कर रहा है, जो जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसको वो रेगुलरली कर रहे हैं, तो उन्होंने, क्योंकि जो काम आप करते हुए देखते हो ना अपने परिवार को, उससे कोई एलर्जी या कोई घिन जैसी बात नहीं होती। वो काम है, बात खत्म, उसके लिए वो काम ही है। सुनार के काम में और चमार के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों कारीगरी का ही काम है, दोनों का एक ही काम है। वो चमड़े के साथ कर रहा है, वो सोने के साथ कर रहा है, उसको अमीरी गरीबी से जोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो उस टाइम पे जो चमड़े से काम कर रहा है और जो सफा सफाई का काम कर रहा है उसको ऐसा लगता था कि मैं जब घर में एंटर करूंगा, आपने देखा होगा जब नया छोटा बच्चा जब घर में होता है और उसका पिताजी भी अगर बाहर से आता है तो उसकी माँ उसको बोलती है थोड़ी देर दूसरे कमरे में रहो। देखा ना आपने, वो सीधा मतलब घर में एंटर करते ही वो कभी नहीं बोलती कि तुम मेरे बच्चे को पास आ जाओ, वो कहेगी पहले दूसरे कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा जो अगर बाहर का जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव माहौल है, दिमाग की सोच है, या कोई बैक्टीरिया है या कोई बाहर की धूल मिट्टी है, वो बाहर दूसरे कमरे में झड़ जाए और फिर आप अपने बच्चे के पास तब आओ जब आप फ्रेश होकर के आओ। तो ये तो क्योंकि घर का आदमी है। अब बाहर का आदमी जो चमड़े का ही काम कर रहा है या जो मतलब उसमें गारा में कीचड़ में ही हाथ मार रहा है, तो वो आदमी जब घर में एंटर करेगा उसको सीधा किचन में कैसे एंट्री दे दी जाएगी? तो वो आदमी खुद वैसी जगह पे वो कहता था कि मैं थोड़ा सा बाहर बैठ जाता हूं और मेरे अलग बर्तन दे दो, मैं अपने ही बर्तन से खा लूंगा, तुम्हारे वाले बर्तनों में मैं चमड़े वाले बर्तन, ये अपने वाला जो बैक्टीरिया है ये मैं उधर किचन में ना जाए, इसीलिए वो अपना अलग रखता होता था। ये आपस की अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, ना कि कोई समाज का एक तबका दूसरे तबके को रिजेक्ट करके या उसको अछूत मानता था, ऐसा कोई सीन था नहीं। लेकिन इन लोगों को, ये बड़े हरामखोर लोग थे जो अंग्रेज आए थे ना, इन्होंने पूरे इतिहास को ऐसे पलटा और हम लोगों के बीच में जहर हो गए कि अछूत होते थे, हाथ नहीं लगाने देते थे, पानी नहीं पीने देते। वो तो आज भी वैसे भी मिल जाएंगे, आप ही के परिवार में होगा आपका कोई बच्चा जो अपने ही कजन को हाथ नहीं लगाने देता, अपने सामान को हाथ लगा देगा तो उसको पीट पीट के मतलब बुरा हाल कर देगा। तो वो समाज में भी ऐसे निकम्मे लोग हो जाते होंगे, लेकिन समाज की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था ये कि अगर कोई हाथ लगा देगा तो तुम्हारे हाथ काट देंगे या तुम्हारे हाथों को इस तरह से रख देंगे। ये फिल्मों में ऐसे प्रचारित किया जाता है और आपके दिमागों में जहर डाला जाता है समाज के, ताकि लोग एक दूसरे से कटे रहें। असली बात यह है हमारा समाज एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहना जानता था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाली बात पे तो मैंने आपको शायद इसका जवाब तो दे ही दिया जिससे शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
बैंक वाले घर सील करने को आते हैं और घर लॉक है तो लॉक को तोड़ के घर सील कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी चलती है, कानून उनके हाथ में है, कानून उन्हीं का साथ देगा और आपके साथ कोई आदमी होंगे नहीं तो कोई भी आके फिर कुछ भी कर सकता है। फिर तो रिकवरी वाले आपकी गाड़ी भी छीन के ले जाएंगे, फिर तो आपके घर में घुसकर आपसे पैसे भी वसूल ले जाएंगे, आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी कर देंगे, फिर तो वो कुछ भी कर देंगे ना। गुंडागर्दी जब चल रही है, कानूनन वो ऐसा नहीं कर सकते और फिर वो ऐसा ड्रामा करेंगे कि पुलिस को लेके आएंगे, पूरी वीडियोग्राफी होगी, पूरा सामान रखेंगे कि इतना सामान था, वो सब जो है, और फिर कब्जा लेंगे और फिर सील लगाएंगे और फिर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, सब है, पर एक्चुअली नहीं ले सकते। हम हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अधिकार से? हाँ बिल्कुल कर सकते हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई भी पुलिस का अधिकारी कोई भी होता है, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, आप मालिक हो इस देश के। आपने कहा कि जमीन और पशु ही हमारा है या संभालना है, लेकिन ये भी अभी सरकार छीन लेगी, वो सब कुछ ले सकते हैं तो क्यों नहीं लेंगे? ले सकते हैं फिर से। हम देंगे नहीं ना, इसलिए नहीं लेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार तो ले लेगी, वो तो तब ले लेगी जब हम अकेले हैं। मैंने आपको बताया कि सरकार की मनमर्जी केवल तब तक है जब